हिस्ट्री देख लिया, और भी बहुत सारा हिस्ट्री है, तो वो आप लोग खुद से पढ़ लेना। ठीक है, तो बहुत सारे एंजाइम्स का डिस्कवरी है which is very very important like DNA polymerase, RNA polymerase, okay, ribonucleotide phosphorylase, मैंने बहुत सारे एंजाइम्स है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो बहुत सारे एंजाइम्स ने दुनिया का तो ये बहुत ज्यादा बदल दिया। अंडरस्टूड? सो नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे फीचर्स, है कि नहीं? तो सेकेंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ एंजाइम्स, है कि नहीं? तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ एंजाइम्स। क्लियर? तो अब एंजाइम्स के बारे में कुछ बात करेंगे हम लोग। चलिए, तो पढ़िए, अनन्या क्या लिखा है? Sometimes a small amount of a substance significantly influences the rate of a chemical reaction. समझ में आया? थोड़ा सा कोई चीज ऐड कर दो तो रेट को जबरदस्त इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट, The substance itself is not used up or changed at the end of the reaction. यस, मतलब it is neither a substrate nor a product. समझ रहे हो? तो it is neither a substrate nor a product. It just facilitates the reaction and क्या करता है? Increases the rate of reaction. Increases the rate of reaction. मीन्स ना तो वो सबस्ट्रेट है ना ही ये प्रोडक्ट है। हाँ, बताइए नेक्स्ट। Such a substance is called a catalyst and the phenomenon catalysis. तो इसको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं, एंड उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? कैटालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट। The latter may be positive if the reaction rate is enhanced or negative if the reaction rate is reduced. ये तो मतलब इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के लिए होता है, तो मतलब अगर वो बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। हाँ, Both organic and inorganic substances can play the role of catalyst. हाँ, मतलब आपका इनऑर्गेनिक भी है, ऑर्गेनिक भी है, क्योंकि आपका जो केमिस्ट्री में भी तो एंजाइम्स यूज होते हैं कि नहीं, कैटलिस्ट, बट उनको हम एंजाइम्स नहीं कहते, है कि नहीं? हाँ, जैसे आप निकल पैलेडियम यूज करते हो, नाइट्रस एसिड यूज करते हो, ये सब क्या है? Inorganic. कैटलिस्ट, but they are not called enzymes. Next. The rate and efficiency of the reactions in a cell depend on certain special molecules called enzymes, which are synthesized by the cells. हाँ, so इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? तो enzymes are hence called Biological क्या? catalysts. Hence called biological catalysts. तो इसको हम लोग इसलिए biological catalysts बोलते हैं। ठीक है जी? तो इसीलिए ये उनके बारे में बात है। The enormous variety of biochemical reactions that comprise life are nearly all mediated by a series of remarkable enzymes. Okay, although enzymes are subject to same laws of nature that govern the behavior of other such substances, they differ from ordinary chemical catalysts in several aspects. है कि नहीं? तो केमिकल एस्पेक्ट्स, केमिकल जो कैटलिस्ट हैं उनसे ये काफी अलग होते हैं। ओके, एंड उनका बिहेवियर भी काफी अलग होता है। ठीक है, तो जैसे नंबर 1,
higher, okay, तो higher reaction rates, okay, तो इनका rate of reaction higher. The rates of enzymatic catalyst reactions are greater than those of those corresponding uncatalyzed reactions and are at least several order of magnitude greater than those of the corresponding reaction. इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल लिख लेंगे that fastest enzyme of our body, that is क्या मैंने आपको कल बताया था, carbonic anhydrase. Okay, that is carbonic anhydrase increases the rate by 10 million times. समझ रहे हो ना? तो ये 10 मिलियन टाइम्स रेट को बढ़ा देता है. समझ रहे हो? तो आप समझ में आया ना व्हाट इज हाई रिएक्शन रेट. उसके बाद सेकेंड पॉइंट है क्या, माइल्डर रिएक्ट माने कंसंट्रेशन या कंडीशंस. क्यों माइल्डर कंडीशंस? क्योंकि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स है. ओके, तो enzymatically catalyzed reactions occur under relatively mild conditions. टेम्परेचर बिलो, ये तो 40 डिग्री होना चाहिए, 100 कभी कभी होता है, वो भी थर्मोस्टेबल एंजाइम्स. तो बिलो 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड, atmospheric pressure and nearly neutral pH. In contrast, efficient chemical catalysis often requires very high temperature and pressure. समझे कि नहीं? मतलब अगर आप केमिस्ट्री में देखोगे, जितना मर्जी आप टेम्परेचर बढ़ाओ, रेट क्या होगा, बढ़ता जाएगा. समझ रहा है? जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओ, रेट बढ़ता जाएगा. बट बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है बायोलॉजी में ऐसा? बिकॉज वो प्रोटीन्स है. एट हायर टेम्परेचर्स व्हाट विल हैपन? At high temperature, protein will get denatured. अब denature हो जाएगा तो काम करेगा कौन? समझाया? So that is the case. उसके बाद greater specificity. Okay, proteins are very very specific. Okay, तो ये हम लोग अगला पेज में चले जाएंगे. ओके, सो थर्ड पॉइंट क्या है, ग्रेटर स्पेसिफिसिटी. ओके, पढ़िए सौरदीप. Yes, sir. Greater reaction specificity. Enzymes have a vastly greater degree of specificity with respect to the identities of both their substrates, that is reactants, and their products than do chemical catalysts. That is, enzymatic reactions rarely have side products. For example, in the enzymatic synthesis of proteins on ribosomes, polypeptides consisting of well over 1000 amino acid residues are made all but error-free. Yet, in the chemical synthesis of polypeptides, side reactions and incomplete reactions presently limit the length of polypeptides that can be accurately produced in reasonable yields to approximately 200 residues. Yes, इसका मतलब क्या है कि एंजाइम्स काफी ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं. ओके, स्पेसिफिक का मतलब क्या है, आपका वो एक काम कर रहे हैं तो दूसरा काम नहीं होगा. अभी देखो, हम प्रोटीन्स बना रहे हैं, सारा अमीनो एसिड आसपास है, बट तो वो पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा, काम खत्म होने के बाद सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी बनेगा. समझ रहे हो? बिकॉज साथ साथ है तो आगे का काम कर लो ना, नहीं होगा. ओके, सो दैट इज व्हाई दे आर हाईली स्पेसिफिक. ओके, एंड दे कैन बी क्या. उसके बाद आ जाइए कंट्रोल. तो फोर्थ पॉइंट जो है वो है
control capacity for control. The catalytic activity of many enzymes vary in response to the concentration of substances other than their substrate products. The mechanism of these control processes include allosteric control, covalent modification of enzymes, variation, etc. इसका मतलब जब एंजाइम्स काम कर रहे हैं तो बहुत सारा चीज उसके काम को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है. अगर आप इनहिबिटर दे दोगे तो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, अगर आप एक्टिवेटर दे दोगे तो रेट बढ़ाएगा. समझ रहे हो? तो बहुत सारा चीज उसको इन्फ्लुएंस भी करता है. कोई शक? No, sir. No, sir. No, sir. चलिए, तो इसीलिए दिस इज द केस. चलिए, तो बहुत सारा हम लोगों ने एंजाइम्स का एक्टिविटी कर लिया. इन लिविंग सेल्स आप तो जानते हो बहुत सारा केमिस्ट्री साथ साथ चल रहा है. ओके, तो लिविंग सेल्स में हम लोग क्या जानते हैं कि एक समय पर अराउंड 5000 केमिकल रिएक्शन साथ साथ चल रहे हैं इन ए लिविंग सेल. ओके, thousands of biochemical reactions are going on at a time, each of which is mediated by specific enzyme. The enzyme are not present in cell all the time. Rather, they are synthesized by the DNA of the cell at the time when required. ठीक है? क्यों बोलो? Why? उसके बहुत सारे कारण हैं. सबसे मेन कारण क्या है कि सेल के पास उतना जगह नहीं है कि नहीं? छोटा सा तो सेल है. अब अगर उसमें हम भर भर के रखेंगे तो फिर क्या होगा? तो बाकी चीज कहाँ रखेंगे? अंडरस्टूड? दूसरी बात, समटाइम्स एंजाइम्स आर डेंजरस आल्सो. जैसे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, वो आपको हजम कर लेगा, है कि नहीं? पेप्सिन कैन डाइजेस्ट यू, तो इसीलिए वो खतरनाक है. तो इसलिए अगर सबस्ट्रेट नहीं है तो हम पेप्सिन को रखेंगे ना भगा देंगे? भगा देंगे. नहीं तो वो सेल को ही खा जाएगा और धीरे धीरे तुमको भी खा जाएगा. अंडरस्टूड? इसीलिए जब चाहिए हम बनाएंगे, जब नहीं चाहिए हम उसे हटा देंगे. चलिए, नेक्स्ट लाइन पढ़िए तन्मय. पढ़ो पढ़ो जल्दी, जागृति पढ़ो, सो गया होगा. The enzymes are not present in a cell all the time. Rather, they are synthesized by the DNA of the cell at the time when they are required. Enzymes are mainly functional inside the living cells. However, some enzymes are secreted by the living cells and perform extracellular catalysis. The enzymes functional outside the living cells are called as exoenzymes. Example, enzymes of digestive juice, lysosome, etc. And those which function inside the cell are known as endoenzymes. Examples, and enzymes of mitochondria, chloroplasts, etc. तो हम लोगों ने तो बहुत सारा एक्सोएंजाइम्स भी देखा. वो लोग क्या कर रहे थे? वो हमारा वॉशिंग मशीन में भी काम करते हैं, है कि नहीं? तो जो आपका डिटर्जेंट सोप है उसमें भी आजकल हम लोग एंजाइम्स ऐड करते हैं. क्यों? ताकि वो तेल वेल को हजम कर सके, है कि नहीं? प्लस हमने देखा कि एक्सोएंजाइम्स क्लैरिफाइंग ऑफ जूस करते हैं. ओके, एंड सो ऑन. तो इसलिए बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो सेल के बाहर भी काम करते हैं, बट बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो सेल के अंदर काम करते हैं. जो बाहर काम करते हैं उनको क्या बोला जाता है? एक्सोएंजाइम्स. Exoenzymes. जो अंदर काम करते हैं उनको क्या बोला जाता है? Endoenzymes. एंडोएंजाइम्स. चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट, ये सब फीचर्स ऑफ एंजाइम्स है. ओके, सो पढ़िए इसको. The biochemical which is acted upon by an enzyme is known as a substrate. समझ रहे हो?
तो जिस पे एंजाइम काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको सबस्ट्रेट कहते हैं, एंड जो बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। Product. बताइए। In case two biochemicals are involved in a reaction, the same are called reactants. The हाँ, chemicals formed after the completion of a reaction are formed as products. The final products are also called as end products. Part of enzyme that takes part in catalyzing biochemical reaction is called active site. एक्टिव साइट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मतलब जिस पार्ट में रिएक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव Active site. साइट। Active site. समझ में आया? एंड जिस पार्ट में रिएक्शन नहीं होता है उसको हम अदर साइट्स कहते हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अगले पेज में लिखेंगे। चलिए पढ़िए। कुंवारा कुंवारा है कि नहीं, ना वो सो रहा है? हाँ पढ़ो जागृति, ये लोग को बोल के फायदा नहीं है। The cell uses this information as and when necessary to produce the enzymes required to catalyze specific reactions at any point of time. Enzymes are synthesized by living cells, but they retain catalytic ability when they are when extracted from the cells. यस, मतलब कि जनरली तो एंजाइम सेल ही बनाते हैं, बट अगर उनको हम बाहर लेके काम करें तो अपना एबिलिटी वो नहीं खोते। ओके, तो दे आर स्टिल एबल टू डाइजेस्ट। ओके, तो जैसे आपका सैलिवरी अमाइलेज है, या सैलिवरी अमाइलेज हमारा अंदर काम करता है बॉडी के, बट अगर आप सैलिवरी अमाइलेज को लोगे एंड बाहर किसी सबस्ट्रेट को दोगे तो भी वो अपना काम करेगा। अंडरस्टूड? सो यही वो कहना Yes. चाह रहा है। So enzymes are synthesized by living cells, but they retain their capability even outside. ठीक है जी? Yes, Yes, sir. sir. उसके बाद केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स। ओके, तो अगला पॉइंट हम लोग आ जाएंगे केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, सो ये हमारा थर्ड पॉइंट है। केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स। क्लियर? सो नाउ जनरली हमने क्या देखा था, दैट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, पर बाद में क्या डिस्कवर हुआ कि सम ऑफ देम आर आल्सो आरएनएस। ठीक है, तो बताइए। हाँ पढ़ो नेक्स्ट सौरदीप। Yes. Chemical nature of enzymes. All enzymes are proteinaceous in nature. Some are. In नहीं, 1926, दिस वाज प्रपोज्ड बाय समनर। ओके, Sumner. All enzymes are proteinaceous in nature, and this was proposed by Sumner in 1926. Therefore, all enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes. हाँ, क्योंकि कुछ प्रोटीन अदर भी काम करते हैं ना, हाँ, तो एंजाइम्स के अलावा स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, उसके बाद हमारा जो डिफेंस प्रोटीन है, पिगमेंट प्रोटीन है, इसलिए और भी काम है प्रोटीन्स का एंजाइम के अलावा। only with a few exceptions, like the catalytic RNA molecules called ribozymes discovered recently, are non-proteinaceous. हाँ, मतलब जो थॉमस सेट एंड सिडनी ऑल्टमैन ने डिस्कवर किया, दे आर राइबोजाइम्स। तो व्हाट आर राइबोजाइम? दीज आर कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल्स। हाँ, Majority of enzymes require, however, a non-protein part for their proper functioning also. यस, मतलब आपका जो एंजाइम्स है उसमें एक नॉन प्रोटीन पार्ट का कभी कभी जरूरत पड़ता है। इसी आधार पे हम एंजाइम्स को क्या करते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। तो
पहला है सिंपल एंजाइम, नो नॉन प्रोटीन पार्ट, एंड दूसरा है कॉन्जुगेट एंजाइम्स, उसमें प्रोटीन पार्ट है, उसको एपो एंजाइम कहते हैं, एंड नॉन प्रोटीन पार्ट है जिसको कोफैक्टर कहते हैं। ओके, कोफैक्टर, कोएंजाइम, कुछ भी कह लो। हाँ, यस, आगे। On this basis, the enzymes are of two types. First one, simple enzymes. The enzymes completely made of proteins. Non-protein part is not required, and the active site is formed from specific grouping of its own amino acids. Example: pepsin, trypsin, etc. मैंने इसमें सिर्फ प्रोटीन है, तो सिंपल एंजाइम्स में कोई भी नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होता है, बट कॉन्जुगेट प्रोटीन जो है उसमें आपका दो अलग अलग पार्ट्स होगा, एक प्रोटीन पार्ट होगा, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। अंडरस्टूड? सो इसीलिए कॉन्जुगेट एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज व्हाट? They are also known as holo enzymes. तो उनको हम लोग holo enzymes भी कहते हैं। तो conjugate enzyme is also known as क्या? उसको कहते हैं holo enzyme। तो जिसमें प्रोटीन पार्ट है उसको क्या कहते हैं? तो जो प्रोटीन पार्ट को हम लोग कहते हैं एपो एंजाइम, एंड नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग कोफैक्टर कह सकते हैं। बहुत बुक में वो कोएंजाइम भी लिखा होगा। एक्चुअली कोफैक्टर है तो वो भी 3 तरह का होगा, कोएंजाइम है वो भी 3 तरह का होगा। ओके, ये सिर्फ हमने राइमिंग के लिए यूज किया है। अंडरस्टैंड? दिस वी आर यूजिंग ओनली फॉर राइमिंग। तो इसलिए कोफैक्टर जो है वो अलग अलग पार्ट कंसेप्ट के हो सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला जो है वो है कोएंजाइम। ठीक है, तो कोफैक्टर्स जो है, तो कोफैक्टर्स और कोएंजाइम्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ओके, आर ऑफ 3 टाइप्स। ओके, उसमें नंबर 1 जो है वो क्या है? इसको नंबर ए लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड कोएंजाइम। ठीक है, तो उसका नंबर 1 जो है वो कोएंजाइम है। तो व्हाट इज कोएंजाइम? दीज आर नॉन प्रोटीनेशियस ऑर्गेनिक पार्ट, याद रखना। तो ये ऑर्गेनिक फैक्टर होता है that are easily separable, therefore weakly bonded। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए कोएंजाइम्स जो है वो weakly bonded to apoenzyme होता है। Understood? Yes. Yes, sir. So therefore weakly bonded. Okay, so coenzymes are needed for bringing the substrate in contact with the enzymes. तो एग्जाम्पल है NAD प्लस, NADP प्लस। तो जनरली कोएंजाइम्स आर, ओके, ये जो कोएंजाइम्स हैं जनरली कोएंजाइम्स आर वाटर सॉल्युबल विटामिन डेरिवेटिव्स। ओके, तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, तो विटामिन B1 ये क्या करता है? ओके, विटामिन B1, विटामिन B1 उसका नाम क्या है? थायामीन, है कि नहीं? तो ये क्या कोएंजाइम बनाते हैं? दे मेक कोएंजाइम TPP। व्हाट इज TPP? थायामीन pyrophosphate। ओके, तो दिस इज कॉल्ड थायामीन पायरोफॉस्फेट। उसी तरह से इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। फाइन,
तो विटामिन B2 ये क्या बनाता है? इट इज नोन एज राइबोफ्लाविन। तो ये क्या बनाता है? FMN FAD। So what is the full form of FNFAD? Flavin mononucleotide and flavin adenine dinucleotide। उसके बाद विटामिन B3 ये क्या है? नियासिन। तो ये क्या बनाता है? कोएंजाइम NAD प्लस NADP प्लस बनाते हैं। ओके, तो उसके बाद विटामिन B4 ये क्या है? पैंटोथेनिक एसिड। ठीक है, तो विटामिन B5 क्या है? पैंटोथेनिक एसिड। वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं कोएंजाइम A। ओके, so they are making coenzyme A। उसी तरह से विटामिन B6 ओके, वो क्या है? pyridoxine। क्या बनाता है? कोएंजाइम इसको PP कहते हैं, दैट इज कॉल्ड pyridoxal फॉस्फेट। ओके, उसके बाद ओके विटामिन बी क्या? B6 B9 B7 भी होता है। B7 को हम लोग विटामिन BH भी बोलते हैं या बायोटिन। समझ रहे हो? तो विटामिन B7 इसको क्या बोला जाता है? इसको हम लोग कहते हैं बायोटिन। एंड ये क्या बनाता है? दिस मेक्स बायोसाइटिन। उसी तरह से विटामिन B9 एक्चुअली पहले इसको B10 बोला जाता था, बट अब उसको B9 बोला जाता है। सो दैट इज फॉलिक एसिड। ये क्या बनाता है? दिस मेक्स THF। दिस इज टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये सब कुछ भी आप KVP स्पेशल क्लास में नहीं पढ़ोगे, क्योंकि वो स्पेशल है कि नहीं? तो ये B12 दिस इज कॉल्ड, ये आप और कहीं भी नहीं पढ़ोगे नॉन रिजियस क्लास में, सायानोकोबालामाइन। ओके, सो सायानोकोबालामाइन दिस इज कॉल्ड कोएंजाइम B12। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग कोएंजाइम्स हैं जो कि हम लोग देखते हैं। क्लियर? Yes. चलिए, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा सेकेंड कैटेगरी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये हमने कोएंजाइम डिस्कस किया। अब जो सेकेंड कैटेगरी है उसको क्या बोलते हैं? सो दिस इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप भी नॉन प्रोटीनेशियस होता है, बट ये नॉन प्रोटीनेशियस ऑर्गेनिक फैक्टर बट firmly attached with enzymes by making strong covalent bonds। समझ रहे हो? तो ये strong covalent bonds बनाता है and they cannot be removed from the enzyme without destroying it। ओके, विदाउट destroying it। कोएंजाइम क्या है? उसको आप निकाल सकते हो, बट इसको आप निकाल नहीं सकते। तो एग्जाम्पल है हीम, बायोटिन, FMN, FAD।
तो समझ रहे हो? इधर देखिए, यहाँ हम लोग एक पॉइंट लिख लेंगे कोएंजाइम में। हाँ, इसमें एक और पॉइंट इसमें लिख लेंगे, दे कैन बी रिमूव आफ्टर यूज, ओके, एंड its removal does not destroy the enzyme. Okay, it does not destroy the enzyme. समझ रहे हो? तो यहाँ आप उसको निकाल सकते हो, बट उधर आप उसको नहीं निकाल सकते। तो इधर अगर आप उसको निकालोगे तो क्या होगा? वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कोई शक? तो इसलिए प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? वो फर्मली अटैच होता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि ये क्या होता है? वो वीकली अटैच्ड होता है। क्लियर? सर हाँ बोलो। यस सर FMN and FAT बोथ प्रोस्थेटिक ग्रुप में हाँ, आता है दोनों और काम कर सकता है वो, बिकॉज आप देखोगे किस तरह का बॉन्ड बनाता है। सपोज आप वीक बॉन्ड बना रहे हो तो वो बन जाएगा क्या? कोएंजाइम। कोएंजाइम। अगर आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हो वो आपका बन जाएगा, जैसे Prosthetic ट्रक group। देखते हो कि नहीं, ट्रक। तो बहुत सारा Yes, sir। ट्रक आजकल क्या है, जैसे अभी तुम्हारे पास एक ट्रक है, आप डाला जो मर्जी दे दे। अभी सौरदीप का छोटा डाला है, तुम छोटा डाला लेके चले जाओगे। अनन्या का ट्रॉलर है, आप ट्रॉलर लेके चला जाओगे। सपोज जो शुभ्रदीप है उसका जो है पेट्रोल टंकी है, तुम पेट्रोल टंकी लेके चला जाओगे। तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ ट्रक का मुंडी और इंजन है कि नहीं? तुम जोड़ देते हो एंड गाड़ी चलता है। बट अदर ट्रक्स भी होते हैं जो फिक्स्ड है, तो अगर उसका टेढ़ा मेढ़ा करोगे तो ट्रक बेकार हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट। यस सर। तो इसलिए मेटालिक कोफैक्टर्स क्या है? तो दीज आर आयंस, ओके, ऑफ इनऑर्गेनिक मेटल्स विच फंक्शन एज एक्टिवेटर्स। ठीक है, तो वो एक्टिवेटर्स का काम करते हैं। इसीलिए अगर आप आजा माया, अगर आप इनको दोगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देंगे, नहीं दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन घटा देंगे। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ओके, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्लियर? तो ये देखिए, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, एक्टिवेटर्स एंड एग्जांपल्स। तो क्यूप्रिक आयन किसमें मिलेगा? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, टायरोसिनेज। फेरक्स आयन किसमें मिलेगा? बोलिए, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कैटलेज, एक्टिनेज, पेरोक्सीडेज। कैल्शियम आयन किसमें मिलेगा? लाइपेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, इसको SDH बोलते हैं। मैग्नीशियम आयन किसमें मिलेगा? ATPase, ओके। हाँ, बहुत सारे हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये मिलेगा ATPase, पायरुवेट काइनेज, DNA पॉलीमरेज, इनोलेज, हेक्साकाइनेज एक्सेट्रा। पोटेशियम किसमें मिलेगा? पायरुवेट काइनेज। मैंगनीज किसमें मिलेगा? आर्जिनेज, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। मॉलिब्डेनम किस में मिलेगा? डाइनाइट्रोजिनेज। निकल किस में मिलेगा? यूरिएज। ठीक है, इसको अगले पेज में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, अगर आप लोगे तो रेट बढ़ेगा, नहीं लोगे तो रेट नॉर्मल रहेगा। अंडरस्टैंड? तो दैट इज द केस। फॉर एग्जाम्पल सैलिवरी एमाइलेज, हम लोग नमक क्यों खाते हैं? क्योंकि कोफैक्टर होता है सैलिवरी एमाइलेज। तो सेलेनियम, ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज, जिंक, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज,
carboxypeptidase A and B, cobalt aspartic acid peptidase, chloride salivary amylase. समझ रहे हो? तो नमक खाने का एक काम, what is the role of chloride? It acts as cofactor. तो अगर आप सॉल्ट खाओगे तो अमाइलेज एक्टिविटी बढ़ेगा, अगर आप सॉल्ट नहीं खाओगे अमाइलेज एक्टिविटी नॉर्मल रहेगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, तो sir. ये हो गया हमारा 3 तरह का क्या कोफैक्टर्स। तो इसीलिए जो कोफैक्टर है उसके प्रेजेंस में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है या ओके। अगर आप मेटेलिक हैं तो कोफैक्टर होगा, अगर आप ऑर्गेनिक वीकली अटैच्ड हैं तो कोएंजाइम होगा, एंड अगर आप ऑर्गेनिक स्ट्रांगली अटैच्ड हैं तो क्या होगा, Prosthetic group. Prosthetic group. ओके। अब हम लोग 4th पॉइंट पे चले जाएंगे, नेमिंग एंड एंजाइम। ठीक है, तो अब हम लोग नेमिंग देंगे, नेमिंग एंड एंजाइम। क्यों हट जाता है बताओ? ओके, नेमिंग एंड एंजाइम। तो जब नेमिंग करेंगे, एक तो देसी नेम होता है, ओके, सो दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल नेम्स। ठीक है, तो ट्रिवियल नेम्स का मतलब क्या है, वो नॉन साइंटिफिक नेम्स है। ओके, इसका दिस इज नॉट यूनिवर्सल, याद रखना। तो यूनिवर्सल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये बदल सकता है जगह टू जगह। फाइन, इट मे बी चेंज। क्लियर? तो उसमें आ जाएगा आपका, तो ट्रिवियल नेमिंग में अलग अलग कंसेप्ट आता है। ओके, तो द नेम ऑफ ऑल एंजाइम्स, उसमें आपका क्या लगेगा, यूज ए सफिक्स एज, तो सब में आपका सफिक्स एज लगेगा। However, some enzymes do not follow this rule. Example, papain, thiolin, etc. ये पहले से दे दिया गया है और क्या। In modern system, the enzyme nomenclature is based upon number A, substrate upon which they act, like sucrose, तो sucrase, lipid, lipase, maltose, maltase. Okay, तो इस तरह से। नंबर 2, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल, डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, रिमूव्स